स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक जंक्शन पे। आज हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और अगर आप इन वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @मॉक जंक्शन को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए @मॉक जंक्शन तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन होता है जिसमें दो शासक या शासक वर्ग एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं। आसान भाषा में समझे तो दो संस्थाएं या दो लोग मिलकर एक साथ काम करती हैं, ठीक है। तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसका मतलब क्या था कि इसका मतलब ये था कि प्रांतीय सरकार को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। एक किया था आरक्षित विषय और एक किया था हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय में जो आरक्षित विषय वो थे जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे, जैसे वित्त, कानून व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था। और हस्तांतरित विषय वो था जो कम महत्वपूर्ण थे आरक्षित के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय व्यवस्था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं 1971 श्रीहरिकोटा, 1974 पोखरन, 1998 पोखरन, 1984 चांदीपुर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1974 पोखरन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1974 पोखरन। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरन में स्माइलिंग बुद्धा नाम से हुआ था। क्या नाम से हुआ था? स्माइलिंग बुद्धा नाम से। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और यह परीक्षण भूमिगत किया गया था। यह परीक्षण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि इसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में ला दिया। ये परीक्षण क्या किया था? भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में ला दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द 42वें संशोधन में जोड़े गए थे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द 42वें संशोधन में जोड़े गए थे? हमारे ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, लोकतंत्र और गणराज्य, समानता समानता, स्वतंत्रता और समानता, न्याय और धर्म। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी मतलब समाज के हित में व्यक्तिगत से ऊपर सोच के, धर्मनिरपेक्ष मतलब बिना किसी धर्म का पक्षपात किए, और अखंडता जिसको तोड़ा ना जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है या फिर बताया गया है? तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 226। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 50। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 राज्य को कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का निर्देश देता है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। इसमें क्या है? इसका मतलब ये है कि न्यायाधीश जो हमारे जज हैं, न्यायाधीशों को बिना किसी डर या पक्षपात के कानून के अनुसार न्याय करने की स्वतंत्रता दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी?
मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1799, 1782, 1805 और 1810। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1799। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1799। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में चौथे मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। कब? चौथे मैसूर युद्ध के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार क्यों किया गया था? हमारे ऑप्शन है, इसमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यह कर विधि से संबंधित था, इसमें अंग्रेजों को विशेष कर अधिकार था, यह विभाजन की योजना थी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इसमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसमें जितने भी सदस्य थे वो ब्रिटिश सरकार के सदस्य थे, उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ कि हमारे देश का शासन हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारे देश के लोगों का होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दांडी मार्च किस अधिनियम के विरोध में था? दांडी मार्च किस अधिनियम के विरोध में था? हमारे ऑप्शन है रोलेट एक्ट, सॉल्ट एक्ट, साइमन कमीशन, भारतीय परिषद अधिनियम। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सॉल्ट एक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सॉल्ट एक्ट, यानी नमक आंदोलन। 1930 में गांधी जी ने सॉल्ट लॉ के विरोध में दांडी यात्रा शुरू की थी। अंग्रेजों ने क्या किया था? नमक पे कर बढ़ा दिया था, नमक बहुत महंगा मिलता था, तो गांधी जी ने क्या किया था? इसका विरोध किया था, दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा की थी। बहुत सारे लोगों के साथ साबरमती पहुँचे थे और नमक बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किसका प्रतिनिधित्व किया था? दूसरी गोलमेज सम्मेलन ने महात्मा गांधी ने किसका प्रतिनिधित्व किया था? हमारे ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रिंसिपल स्टेट, दलित वर्ग और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरी गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 19 नवंबर 1930 को हुआ था और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में महात्मा गांधी ने, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। ये क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा करने के लिए 1930 से 1932 में 3 बैठकों की एक श्रृंखला थी। क्या थी? गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों पर ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच सहमति बनाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है घूमर, झूमर, सेमी, फाग। तो बताइए द मेन फोक डांस ऑफ हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा फाग। इसका राइट आंसर होगा फाग। फाग नृत्य हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो होली के समय पुरुष करते हैं। होली के समय कौन करता है? पुरुष। और फाग नृत्य हरियाणा का लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है रेगूर, लेटराइट, जलोढ़ और पीली मिट्टी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रेगूर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेगूर। ब्लैक सॉइल को रेगूर मिट्टी कहा जाता है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कपास यानी रुई, रुई की खेती के लिए उपयुक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल श्रमिक हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार कौन सा सिद्धांत अपनाया था? अहमदाबाद मिल श्रमिक हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार कौन सा सिद्धांत अपनाया था? हमारे ऑप्शन से सत्याग्रह, असहयोग, सवनीय अवज्ञा और बहिष्कार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सत्याग्रह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह है सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह अपनाया था, मतलब सत्य के लिए, सत्य की शक्ति के लिए आग्रह किया था।
अहिंसक तरीके से, बिना हिंसा को अपनाए, बिना मारपीट किए, बिना गोली चलाए उन्होंने क्या किया था, मजदूरों के साथ मिलके भूख हड़ताल किया था। मजदूरों ने इस हड़ताल के दौरान 35% वेतन वृद्धि की मांग की थी और गांधी जी ने मजदूरों के साथ मिलके भूख हड़ताल किया था, जिसको सत्याग्रह का नाम दिया था, बिना किसी लड़ाई झगड़ा, बिना किसी हिंसा के। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? हमारे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भारत का कुल वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश का हिस्सा सबसे अधिक है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और कुल वन क्षेत्र में सबसे अधिक हिस्सा मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा तांबे से बना वाद्य यंत्र है? निम्न में से कौन सा तांबे से बना वाद्य यंत्र है? हमारे ऑप्शन है तबला, बांसुरी, शहनाई और तुरही। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तुरही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुरही। तुरही एक तांबे का बना वाद्य यंत्र है जिसे हवा से बजाया जाता है। किससे बनाया जाता है? हवा से। हवा से बजाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है मेरठ, दिल्ली, लखनऊ और झांसी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरठ। इसका राइट आंसर होगा मेरठ, ऑप्शन ए, मीरूत लिखा हुआ है मेरठ। 1857 का विरोध मेरठ से आरंभ हुआ था जब सैनिकों ने अंग्रेज के खिलाफ विरोध किया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उसका तत्कालीन कारण ये था कि जो भी राइफल इनफील्ड यूज़ होता था उसमें चर्बी लगे कारतूस थे, उसमें गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि भारतीय सैनिकों के धर्म के खिलाफ था। भारतीय सैनिकों में, हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है और मुसलमान लोग सुअर को मानते हैं, और दोनों की चर्बी का इस राइफल कारतूस में इस्तेमाल किया जाता था, जिसके खिलाफ भारत के सैनिक आक्रोश में आ गए थे और इसका विद्रोह किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झेलम नदी का स्रोत कहाँ है? झेलम नदी का स्रोत कहाँ है? हमारे ऑप्शन है मानसरोवर, वेरीनाग, पंचनंद, रोहतांग दर्रा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वेरीनाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेरीनाग। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से निकलती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भील जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? भील जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? हमारे ऑप्शन है होली, भगोरिया, बैसाखी और सैर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भगोरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भगोरिया। भगोरिया मेला मध्य प्रदेश और राजस्थान में भील जनजाति का प्रमुख पारंपरिक त्यौहार है। भगोरिया का है एक मेला है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भील जनजाति का प्रमुख पारंपरिक त्यौहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? हमारे ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी, खुजली नहीं। इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और वह दिल्ली सल्तनत के संस्थापक था। चलिए आप बताइए दिल्ली का पुराना नाम क्या था? कमेंट में आंसर बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शारदा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। बताइए शारदा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1911, 1929, 1935 और 1942। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1929। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1929। शारदा अधिनियम 1929 में पारित हुआ था, जिसे बाल विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। ये बाल विवाह के अगेंस्ट एक कानून बना था, जिसको हरिबिलास शारदा ने बनाया था, इसीलिए इनके नाम पे पड़ा था शारदा अधिनियम। उसमें जो है बाल विवाह का कानून बनाया गया, जिसमें उस समय जब ये कानून बनाया गया लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष की गई थी, जबकि अब हमारे देश में लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़के का आयु 21 वर्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरित क्रांति
से जुड़े वैज्ञानिक कौन थे? ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन थे? हमारे ऑप्शंस है एम.एस. स्वामीनाथन, विक्रम साराभाई, होमी भाभा, सी.एन.आर. राव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। अपने देश में कृषि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए ये क्रांति किया गया था, जिससे उनको सिंचाई की सुविधा, कीटनाशकों, उच्च क्वालिटी वाले बीज ये सब प्राप्त हो सके। इसमें हमारे देश को बहुत फ़ायदा हुआ था, लेकिन छोटे किसानों को इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? हमारे ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3 बार। इसका राइट आंसर होगा 3, ऑप्शन सी। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962, 1971 और 1975 में लगाया गया है। 1962 में जब लगाया गया था तो भारत और चीन युद्ध के दौरान लगाया गया था। 26 अक्टूबर 1962 को 10 जनवरी को ये लागू हुआ था और 10 जनवरी 1968 तक लागू रहा था, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। दूसरी बार ये 1971 में लगाया गया, कब? जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, तब ये लगाया गया। और तीसरी बार 1975 में लगाया गया, जब आंतरिक अशांति के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। हमारे ऑप्शंस है राज्य सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या है इसमें? एक नियुक्ति जो है, नियुक्ति एक वारंट द्वारा की जाती है, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर लगाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे? विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे? हमारे ऑप्शन है दलित आंदोलन, चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भूदान आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूदान आंदोलन। विनोबा भावे 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें भूमिहीनों के लिए जमीन दान की गई थी। भूदान यानी भूमि दान करना। तो विनोबा भावे जो है वो भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें जिनके पास जमीन नहीं था, गरीब लोगों को जमीन दान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोडाई कनाल भारत में किस राज्य में स्थित है? कोडाई कनाल भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। कोडाई कनाल एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये एक बहुत फेमस हिल स्टेशन है और इसको हिल स्टेशनों का राजकुमार के रूप में जाना जाता है। हिल स्टेशनों को क्या? राजकुमार के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? हमारा ऑप्शन है 42वां, 44वां, 73वां और 46वां। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 73वां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वां। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। इसमें क्या था कि भारत में पंचायती राज क्या है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन प्रणाली है क्या? पंचायती राज। यह प्रणाली 3 स्तर पर काम करती है, जैसे ग्राम पंचायत जो ग्राम के स्तर पर काम करती है, पंचायत समिति जो ब्लॉक के स्तर पर काम करती है और जिला परिषद जो जिला के स्तर पर काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? हमारे ऑप्शन है चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चक्रवर्ती राज गोपालचारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राज गोपालचारी। 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के बाद चक्रवर्ती राजगोपालचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। मतलब स्वतंत्र भारत के, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को राइट करती हूँ, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल
चक्रवर्ती राजगोपालचारी बने थे। उसके पहले कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसके पहले कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है 2024 के अनुसार? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, इसीलिए ये 2024 के अनुसार पूछ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है। हमारे ऑप्शंस है 7, 8, 9 और 10। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 8। अभी भी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 ही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। 2020 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बने और दादर नगर हवेली एवं दीव दमन को विलय हुआ। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है टोटल और 28 राज्य है। कितने हैं? 28 राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? दक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? ऑप्शन है आग्नेय, तलछट्टी, रूपांतरित और मिश्रित। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आग्नेय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है आग्नेय। दक्कन ट्रैप मुख्यतः बेसलाट क्या होता है? आग्नेय से बना हुआ है। देखिए यह एक बेसलाट लावा प्रवाह के जमने से बनता है जो ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण होता है। बेसलाट चट्टानें क्या होती हैं? मुख्यतः से ये क्या होती है? आमतौर पर गहरे रंग की होती है और इनमें जो है खनिज जैसे पाइरोक्सिन, अल्वाइन और प्रोपोलिजीन बनाए जाते हैं। मतलब जो क्या होता है, ज्वालामुखी के जमने से जो उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर और 14 अप्रैल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी। इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी, सॉरी 26 नवंबर। इसका राइट आंसर होगा क्या? 26 नवंबर। भारतीय संविधान का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ था, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और मैंने कितनी बार आपके प्रैक्टिस सेट के दौरान बताया है कि संविधान को बनने में कितने समय लगे थे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि संविधान को बनने में कितने समय लगे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुनकुन झील कहाँ स्थित है? मैं इस क्वेश्चन को राइट करूँगी, यहाँ पे कुनकुन झील नहीं होगा। यहाँ पे कुनकुन झील नहीं होगा। यहाँ पे होगा क्या? पेगोंग झील। यहाँ पे होगा पेगोंग झील। ये क्वेश्चन होगा पेगोंग झील कहाँ स्थित है? पेगोंग झील कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं हिमाचल, सिक्किम, लद्दाख और उत्तराखंड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। इसका राइट आंसर होगा लद्दाख, कुनकुन नहीं, पेगोंग। क्या होगा? पेगोंग। पेगोंग झील लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और इसका कुछ हिस्सा चीन में भी है। पेगोंग झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। और उसका और जो ये हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कुनकुन, तो कुनकुन नहीं, कुकुन नाम का एक झील है जो बिहार के बेगूसराय में है और इसको कांवर झील भी कहते हैं। यहाँ पे टाइपिंग में प्रिंट हो गया, यहाँ पे पेगोंग झील होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? हमारे ऑप्शन है नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में एक रेडियो संदेश में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। एक रेडियो संदेश में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। तो राष्ट्रपिता पूछते हैं ना, हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था? हमारे ऑप्शन थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कार्निवाल्स और लॉर्ड कर्जन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कार्निवाल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कार्निवाल्स। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जिससे जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। देखिए स्थायी बंदोबस्त क्या था? स्थायी बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, ब्रिटिश भारत में एक राजस्व प्रणाली थी जो 1793 में
जो 1793 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था और उनको एक निश्चित राशि राजस्व के रूप में वसूलने का समझौता किया गया था, कर के रूप में वसूलने का समझौता किया गया था। और जो जमीन के जमींदार थे उन्हीं को ही जमीन का मालिक बना गया था, और ये 1793 में बिहार, उड़ीसा और बंगाल में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए की स्थापना किसने की थी? हमारे ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रास बिहारी बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। अब मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट करूंगी। जो आंसर है ना, ये इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है। इसका राइट आंसर रास बिहारी बोस नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा कैप्टन मनमोहन सिंह। इसका राइट आंसर होगा कैप्टन मनमोहन सिंह। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन में उस चीज़ को दिया नहीं गया है। इसका राइट आंसर होगा कैप्टन मनमोहन सिंह। आप लिखिएगा, इसका सही उत्तर होगा कैप्टन मनमोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह, इसका राइट आंसर होगा कैप्टन मोहन सिंह। ये सब इसका राइट आंसर नहीं होगा। आईएनए की स्थापना रास बिहारी बोस ने नहीं, आईएनए की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी और बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी और 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया था और आगे चलकर इसको आज़ाद हिंद फौज का नाम दे दिया गया था, जिसमें उन्होंने जापानियों की मदद ली थी। तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये सारे इसके आंसर नहीं होंगे। इसका आंसर होगा कैप्टन मोहन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा न्यायपालिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। जब न्यायालय जनहित में स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश देता है तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। जब न्यायालय जनहित में स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश देता है तो इसे क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्यूंग चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए थे? मॉन्ट्यूंग चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए थे? इसका ऑप्शंस है 1909, 1919, 1935 और 1947। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1919। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919। 1919 के अधिनियम द्वारा दिव्य विभाजन की व्यवस्था में प्रांतीय सरकारों में लागू हुई थी। द्वैध शासन प्रणाली मैंने आपको बताया, जिसमें दो सत्ताएं या दो संस्थान एक साथ मिलकर काम करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1947, 1950, 1952 और 1956। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारा राइट आंसर होगा 1950। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1950। ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लाल बाल पाल में से बाल का पूरा नाम क्या था? लाल बाल पाल में से बाल का पूरा नाम क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं बालकृष्ण जोशी, बालेश्वर शर्मा, बाल गंगाधर तिलक और बालकृष्ण मेहता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल लाला लाजपत राय को, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। ये तीनों मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, जिनको तीनों को एक साथ लाल बाल पाल कहा जाता था। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो उत्तराखंड में स्थित है। यूनेस्को की क्या है? विश्व धरोहर स्थल है। इसको 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था
और ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं 2002, 2005, 2008 और 2010। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2005। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया ताकि नागरिक सरकारी जानकारी प्राप्त कर सके। इसमें क्या था कि भारत में नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंचने का अधिकार देता है। कौन? सूचना का अधिकार। यह अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों की नागरिकों के सूचना के अनुरोधों का जवाब देने के लिए बाध्य करता है, जिससे एक सरकार के पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीमाएं भारत के सर्वाधिक राज्यों से लगती हैं? किस देश की सीमाएं भारत के सर्वाधिक राज्यों से लगती है? हमारे ऑप्शन है नेपाल, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी। बांग्लादेश भारत में 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारत में लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में क्या होता है? इस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित एक अन्य मतलब और न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायवादी शामिल होते हैं। लोकपाल को अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति वारंट के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इनलैंड वाटरवे ऑफ अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ है? हमारे ऑप्शन है कोलकाता, पटना, नोएडा, मुंबई। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसमें हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हमारा सही उत्तर इसका होगा नोएडा। इसका सही उत्तर होगा नोएडा। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। इसका क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण हिंदी में कहेंगे भारत सरकार का एक संविधिक निकाय है जो अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय नोएडा के उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय जलमार्गों पर जहाजरानी और नौवहन को बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं टी.एन. शेषन, वी.एस. रामादेवी, सुकुमार सेन और एस.वाई. कुरैशी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सुकुमार सेन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने 1951 से 1952 में पहले आम चुनावों की निगरानी की थी, जो आम लोगों को चुनाव वोट देने का अधिकार दिया था, उसकी निगरानी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच घोषित हुआ था? पंचशील सिद्धांत किन 2 देशों के बीच घोषित हुआ था? भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन और भारत और बांग्लादेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारत और चीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत और चीन। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत शामिल थे। वो कौन कौन से सिद्धांत थे? ये सिद्धांत राज्य के संबंधों को नियंत्रण करने के लिए बनाए गए थे और इनमें आपसी सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, आपसी गैर जो था कार्यक्रम, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में परस्पर हस्तक्षेप न करना और समानता और आपसी लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शामिल थे। किसमें? पंचशील सिद्धांत में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? हमारे ऑप्शंस हैं अल्फोज डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, फ्रांसिको डी अल्मीडा, हेनरी द नेविगेटर। कैसे कैसे नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांसिको डी अल्मीडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
फ्रांसिको डी अल्मीडा, ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगाली गवर्नर, ये कौन था? पुर्तगाली गवर्नर थे कौन? अल्मीडा ने लागू की थी, जिससे समुद्री शक्ति पर जोर दिया गया था, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर और अरब सागर में पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति का प्रभुत्व स्थापित करना था। इस नीति के तहत पुर्तगाली शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप के किले बनाने के बजाय समुद्र में अपनी सैन्य उपस्थिति और व्यापारिक नियंत्रण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में ये था, शासन को मतलब वाटर का जो जल नियंत्रण था, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब समुद्री शक्ति पे जोर देना था, इसका उद्देश्य हिंद महासागर और अरब सागर के पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति का प्रभुत्व स्थापित करना था और समुद्री शक्ति पर जोर देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 1972 में, 1975 में, 1977 में और 1980 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1975 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1975 में। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि उस टाइम भारत का कोई अपना आईपैड सिस्टम नहीं था, इसीलिए आर्यभट्ट को 1975 में सोवियत संघ रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने भारतीय को शासन की भागीदारी दी थी? किस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने भारतीयों को शासन की भागीदारी दी थी? 1958 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1909 का अधिनियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1909 का अधिनियम। 1909 के मॉर्ले मिंटो 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत भारतीयों को विधानसभा में नामांकित किया गया था। इसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक अधिनियम था। कौन सा? मॉर्ले मिंटो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था, विधान परिषदों के अधिकार में क्षेत्र में वृद्धि करना था। इसका जो वायसराय था वो लॉर्ड मिंटो था और भारत के सचिव जॉन मॉर्ले थे, इसीलिए दोनों मिलकर इसमें काम किए। इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा था? मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 371 ए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 37 एक ए। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 371 ए। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 371 ए यानी आर्टिकल 371। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड का एक विशेष स्वायत्ता प्रदान करता है और इसका टेक्स्ट बहुत लंबा है, जो बहुत लंबा लिखा गया है अनुच्छेद 371 ए में, जो किसका? नागालैंड का विशेष जो है, नागालैंड का विशेष स्वायत्ता प्रदान करने वाला अनुच्छेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का प्रथम सूचना आयुक्त CIC कौन था? भारत का प्रथम सूचना आयुक्त CIC कौन था? हमारे ऑप्शन है TS कृष्णमूर्ति, वाजहत हबीबुल्ला, YV रेड्डी, KM चांडी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वाजहत हबीबुल्ला। इसका राइट आंसर होगा वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला को 2005 में भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था। इसको आसानी से याद कर सकते हैं हबीबुल्लाह करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था? किस समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था? हमारे ऑप्शंस है संघीय समिति, संविधान समिति, प्रारूप समिति और सलाहकार समिति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रारूप समिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रारूप समिति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया था। इसमें अलग अलग देशों से लिया गया था, जैसे अमेरिका से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था और एक पूरा संविधान का मसौदा तैयार किया गया। संविधान के हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमारे ऑप्शन है खेल, साहित्य, राजनीति, सभी क्षेत्रों में। तो बताइए इसका राइट आंसर, सही उत्तर क्या होगा?
इसका सही उत्तर होगा सभी क्षेत्रों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सही क्षेत्रों में। खेल में भी दिया जाता है, साहित्य में भी दिया जाता है, राजनीति में भी दिया जाता है। भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। स्पेशल सेवा जो देते हैं उसको दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। तो ये रहा हमारे जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। और हमारे जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए इस प्रैक्टिस सेट के दौरान, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना आंसर सही हुआ। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं, जो हमारा लिंक है @mockjunction, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।